हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुक्षा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक छोटा सा सवाल कि क्या आप भी वाक्य रूपांतरण में कंफ्यूज होते हैं? क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम आती है जब आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के बारे में बोला जाता है कि आप भी उलझ कर रह जाते हैं? अगर ऐसा आप सब फील कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और हिंदी में वाक्य रूपांतरण 4 नंबर का आता है और ये 4 नंबर पक्के करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही बात को कहने के 3 तरीके हैं और ये तीनों तरीके जानने के बाद बोर्ड में आपके मार्क्स फुल हो ही जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझने के बाद बोर्ड में आपके मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। देखो यहाँ पे ना आपको ये वर्ड पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा कि वाक्य का रूपांतरण मतलब वाक्य को चेंज कर रहे हैं। तो वाक्य रूपांतरण की अगर परिभाषा की बात करें तो वो बहुत सिंपल है और आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि क्या है। जब हम किसी वाक्य को बिना उसका अर्थ चेंज किए बदलते हैं तो वो कहलाता है वाक्य रूपांतरण। कोई भी ऐसा वाक्य जब हम उसका अर्थ चेंज किए बिना, अर्थ को परिवर्तित किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं तो वो कहलाता है वाक्य रूपांतरण या फिर वाक्य रचनांतरण, या आप कह सकते हैं कि वाक्य रचना हम कर रहे हैं न्यू फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? वाक्य का रूप तो बदल जाता है लेकिन उसका मूल भाव वही रहता है, मतलब अर्थ वही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, माँ के आते ही बच्चा खुश हो गया। फिर क्या है? माँ आई और बच्चा खुश हो गया। मैंने और का प्रयोग किया और माँ आई और खुश हो गया। ये क्या बन गया बेटा हमारा? मैंने क्या किया यहाँ पे? संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया और का प्रयोग करके, और हमारा योजक है। और थर्ड मैंने क्या किया? जैसे ही माँ आई वैसे ही बच्चा खुश हो गया। जैसे ही माँ आई एक अपने आप में वाक्य है, बच्चा खुश हो गया ये भी अपने आप में एक वाक्य है। मैंने शब्दों का यूज़ किया जैसे ही वैसे ही, तो ये बन गया हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब बात हमारे लिए वाक्य का रूपांतरण करने से पहले हमारे लिए वाक्य को समझना जरूरी है, वाक्य के अंगों को समझना जरूरी है। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसे वक्ता मतलब बोलने वाले का कथन पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है, जहाँ पे हर एक जो शब्द आप बोल रहे हैं उनका एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर मीनिंग को शो कर रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। आपने देखा होगा अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं तो वो पूर्ण वाक्य नहीं बोलते हैं लेकिन सार्थक शब्द ज़रूर बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़े होते ही बच्चा स्पष्ट, सार्थक, कंप्लीट वाक्य बोलना शुरू कर देता है जिसमें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है वाक्य के अंग क्या होते हैं, वाक्य के पार्ट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। किसी भी वाक्य में बेसिकली 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है विधेय, प्रीडिकेट बोलते हैं जिसको। तो पहला आपका क्या है? उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर जिस वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो मुख्य कर्ता है, मुख्य नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। यहाँ पे परिश्रमी व्यक्ति क्या है? हमारा मेन सब्जेक्ट है। कौन सा व्यक्ति भाई? परिश्रमी व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति। फिर बात होती है विधेय की। एक सेंटेंस के अंदर विधेय, उद्देश्य क्या है, किस बारे में बात हो रही है, उससे हम विधेय कहते हैं। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, यहाँ पे सफल होता है क्या है? विधेय है ना। इसे क्रिया और कर्म आते हैं। इसमें क्या आते हैं? हमारे क्रिया, जो भी वर्क है, वर्किंग वर्ब जो बोलते हैं हम उसको, जो वर्क हो रहा है, या फिर कर्म, वही सफल होता है जो परिश्रम करता है। तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो है इसके बारे में बात हो रही है वो आपका हो गया सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, और वो सफल हो जाएगा, उसका लक्ष्य जो है पूरा हो जाएगा, उसका काम पूरा हो जाएगा। परिश्रम करेगा तो कौन सा काम पूरा होगा? सफल होने का काम पूरा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। फिर अब आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, टाइप्स कितनी हैं, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। जो वाक्य आपने पूरा का पूरा लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर है कैसा है वो स्ट्रक्चर।
अलग अलग तरह के ना, जब छोटे बच्चे होते हैं वो क्लास 1 में जाते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस में बात करते हैं, फिर अब कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश का पार्ट। हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, पहले को हम बोलते हैं सरल वाक्य, दूसरा हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य, और तीसरा हम यूज़ करते हैं मिश्र वाक्य, जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ करते हैं 2-3 वाक्यों को मिलाकर। आप परिभाषा देखते हैं इसकी। सरल वाक्य की परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था, वो हमारा क्या हो जाता है, सरल वाक्य होता है। इसमें कोई योजक नहीं होता, योजक बोले तो और, की, जो, इसमें, इसलिए, जैसे, वैसे, इस तरह के कोई वर्ड वहाँ पे नहीं होते हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है जिसको सरल वाक्य बोला जाता है। यहाँ पे बच्चे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और वो खेल रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक, कौन से होते हैं वो योजक शब्द जो बीच में आते हैं, जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि आते हैं। उनसे जो वाक्य जुड़कर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बादल घिरे और वर्षा होने लगी, बादल घिरे और वर्षा होने लगी। हम नॉर्मली भी बोल सकते हैं बादल घिरते ही वर्षा होने लगी, ये मेरा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। मैंने इसको संयुक्त में कन्वर्ट किया तो लिखा बादल घिरे और वर्षा होने लगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है मिश्र वाक्य, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे मुख्य उपवाक्य हो और बाकी उस पर आश्रित हो। मतलब एक वाक्य जो है, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य जो भी एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा वाक्य उस पर डिपेंडेंट होगा। या आगे पीछे हो सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि जो आगे होगा वही मुख्य होगा, लेकिन एक वाक्य मुख्य जरूर होगा। पहचानते कैसे हैं हम इसको, इसमें कि, जो, वह, जिसे, उसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, यदि, तो, क्योंकि, जैसे ही, वैसे ही, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। क्या यूज हुआ है यहाँ पे, कि शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी होगी। एक और उदाहरण है जिसमें आपको तीनों की परिभाषाएं जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जो मैंने अभी आपको बताई हैं पिछली स्लाइड में। सरल वाक्य, सिंपल वाक्य, सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग एक उद्देश्य है और एक विधेय है। संयुक्त में सेम को, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। देखो सेम है, अर्थ नहीं बदला है, भाव वही है, लेकिन हमारा वाक्य बदल गया है। यहाँ पर 2 स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो और से जुड़े हुए हैं। कनेक्टर क्या है यहाँ पे, और है। और मिश्र वाक्य में देखो, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। तो मुख्य वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य। तो मुख्य वाक्य यहाँ पे क्या है, सूर्योदय का होना। जैसे ही सूर्योदय हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आया ना कि फिर क्या हुआ, जैसे ही सूर्योदय हुआ तो क्या हुआ, तो ये मुख्य हो गया, इस पर आश्रित है क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। कि नेक्स्ट हमारा है वाक्य रूपांतरण के नियम। जब आप वाक्यों को रूपांतरित करेंगे एग्जाम में तो उसके कुछ नियम होते हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और वो नियम क्या होते हैं, 3 बातें को हमें बेसिकली ध्यान रखना है। पहला ये ध्यान रखना है कि रूपांतरित करते टाइम उस वाक्य का अर्थ ना बदले। वाक्य का अर्थ हमें नहीं बदलना है, मूल वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, योजकों का प्रयोग करना है। किंतु, परंतु, इसलिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा संयुक्त वाक्य बनाते टाइम। और मिश्र वाक्य बनाते टाइम आपको क्यों, ज्यों, क्योंकि, जो, तब, जब, जैसे, वैसे, जैसे, तैसे, जैसे ही, वैसे ही, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना होगा। ये योजकों का प्रयोग हम बेसिकली संयुक्त के टाइम पे करते हैं और मिश्र वाक्य बनाते टाइम करते हैं। और तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, क्रिया में बदलाव। सरल वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया बचती है, जबकि अन्य वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं।
इसको समझने के लिए आपको आगे दी हुई टेबल को देखना होगा। और वो टेबल क्या कहती है, देखो ये दो टेबल हैं यहाँ पे। एक तो सिंपली है जो आपको समझाएगी कि कैसे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में सीधे सीधे आप इस टेबल के थ्रू भी समझ जाएंगे। अगर इस टेबल को भी देख लेंगे तो भी आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नीचे वाली टेबल को ज़रा ध्यान से देखो। सरल वाक्य है बच्चा दूध पीकर सो गया, और संयुक्त वाक्य बनाते टाइम मैंने यूज़ किया बच्चे ने दूध पिया और वह सो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिया दो हो गई ना, बच्चे ने दूध पिया, सो गया। पीना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है, इसलिए वहाँ पे बोला गया था कि जब आप क्रिया का भी आपको देखना होगा कि सरल में हो सकता है सिंगल क्रिया हो, लेकिन संयुक्त और मिश्र के टाइम पे एक से ज़्यादा क्रिया होंगी और बनेंगी, बन सकती हैं। तो उसके बाद मिश्र में क्या बना, जब बच्चे ने दूध पिया तब वह सो गया, या जैसे ही बच्चे ने दूध पिया वैसे ही वह सो गया, ऐसा भी हो सकता है। कठोर होकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। परंतु का प्रयोग करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। बनना और रहना दोनों क्रियाएं हैं। यद्यपि तुम कठोर हो तथापि सहृदय बनो, अगर तुम कठोर भी हो तो भी तुम क्या बनो, सहृदय बनो। तो सेम आपका भाव सेम है लेकिन वाक्य बदल गए हैं। बीमार होने के कारण वह नहीं आया, ये सरल वाक्य है। वह बीमार था इसलिए नहीं आया। बीमार होना क्रिया है, आना भी क्रिया है। वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो ये हमारे जो टेबल है इसके थ्रू इसको आप इजीली समझ सकते हैं। जो लास्ट मैंने आपको बोला था इसमें कि क्रिया का आपको ध्यान रखना होगा, क्रिया में बदलाव हो सकता है। सरल वाक्य की एक क्रिया जब आप कन्वर्ट करेंगे, रूपांतरित करेंगे उसको मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में, तो वो एक से अधिक क्रिया में कन्वर्ट हो सकता है। वापस अपनी टेबल पे आते हैं और इसको बिल्कुल सिंपल टेबल देखो। ये सिंपल टेबल भी अगर आप देख लेते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, सीधा वाक्य होता है, जैसे माँ के आते ही बच्चा खुश हो गया। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होंगे और किंतु, इसलिए ऐसे कनेक्टर्स का यूज़ होगा जिनको हम हिंदी में योजक बोलते हैं। माँ आई और बच्चा खुश हो गया। और मिश्र वाक्य में क्या होगा, उपवाक्य होगा और वो डिपेंडेंट होगा, मतलब बाकी का आश्रित वाक्य होगा। आगे पीछे कहीं पे भी उपवाक्य हो सकता है आपका, और आश्रित वाक्य भी आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, साथ ही जब तब जैसे तैसे ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे ही माँ आई वैसे ही बच्चा खुश हो गया। तो ये आपके दो टेबल हैं, इनको अच्छे से आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। याद रखने लायक जो पॉइंट है हमारे इसमें, याद रखने वाली प्रो टिप्स क्या है। आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। जो डिपेंडेंट आपका वाक्य बनेगा मिश्र वाक्य में, आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य जो कि की से शुरू होते हैं, विशेषण उपवाक्य जो कि जो जिससे शुरू होते हैं, और क्रिया विशेषण उपवाक्य जो कि जब जहाँ जैसे से शुरू होते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये बात याद रखना, जो सेकंड पॉइंट है, रूपांतरण करते समय वाक्य का काल कभी भी नहीं बदलना है। ये बात आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है कि जब आप वाक्य का रूपांतरण कर रहे हैं तो आप उसका काल, टेंस नहीं बदलेंगे। अगर वाक्य है में था तो है में रहेगा, अगर वाक्य था में था तो था में रहेगा। ये वाले पॉइंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आप समझ के चलिए अपना रूपांतरण करते टाइम। जब भी आप वाक्य रूपांतरण करेंगे तो बिल्कुल भी आप काल को, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद है रूपांतरण के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स। तो ट्रिक्स क्या है, सरल से अगर संयुक्त आप बना रहे हैं तो क्रियाओं को दो हिस्सों में बांटकर बीच में और या इसलिए लगा दें। संयुक्त मिश्र जब आप कर रहे हैं उसको सरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आता है संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, दोनों के लिए बात हो रही है ये, और उन दोनों वाक्यों को आपको सरल में कन्वर्ट करना है तो और क्योंकि जब तब इस तरह के जो वर्ड्स होंगे या क्रियाएं होंगे उनको हटा देना है और फिर क्या करना है, एक कर देना है सेंटेंस को। सरल से जब आप मिश्र में जाएंगे तो वाक्य की शुरुआत ही जैसे ही, जो, जब से करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, परीक्षा में मिश्र वाक्य पहचानते समय ध्यान दें कि एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। बिल्कुल, ये चीज़ तो सेंटेंस से भी पता चल जाता है कि एक मेन
उपवाक्य होगा, मेन वाक्य होगा ना एक, और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा और वो क्रिया के साथ भी होगा जो उसमें क्रिया वर्ड यूज़ हो रही है। यदि पहला हिस्सा बोलकर रुक जाएं तो सुनने वाले को लगेगा कि कुछ अधूरा है। जैसे ही माँ आई और मैं रुक गई, तो आपको लग रहा है ना सेंटेंस अधूरा है। सेंटेंस कब पूरा होगा? जब मैं प्रयोग करूँगी वैसे ही बच्चा खुश हो गया। संपूर्ण सेंटेंस को देखो, जैसे ही माँ आई वैसे ही बच्चा खुश हो गया। एक क्रिया क्या थी? जैसे ही माँ आई, आना क्रिया थी। ये डिपेंडेंट था बच्चे की खुशी, किस पे डिपेंडेंट थी? माँ के आने पे डिपेंडेंट थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की जो खुशी है वो माँ के आने पे डिपेंडेंट है। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। ये कुछ ट्रिक्स हैं। और लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। इसको समझना इतना मुश्किल है नहीं। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, टेबल्स को अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और यही बेसिक इसके नियम हैं क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इनको भी कर चलेंगे तो आप आराम से इसको फुल स्कोर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।